ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ हिलिया रगड़ें, गर्म हथेलियों से चेहरे आंखें सिकाई करें। आज के इस योग सत्र में आप सबका एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का जो सत्र है वो इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा पर है। ढेर सारे लोगों को अनिद्रा की समस्या हो जाती है, यानी कि जो एक स्वाभाविक नींद, जितनी नींद की आवश्यकता होती है, सामान्यतया 6 घंटे की नींद एक व्यक्ति के लिए उपयोगी बताएगी। कितनी नींद उसे अवश्य होना चाहिए, लेना चाहिए। किसी भी कारण से अगर वो इतनी नींद नहीं लेता है तो फिर नींद कम लेने के कारण जो भी समस्याएं हैं उनका उत्पन्न होना, उनको प्रादुर्भावित होना स्वाभाविक। दूसरा, नींद कम लेने से समस्या एक दूसरी चीज़ है, लेकिन ढेर सारी ऐसी विसंगतियां होती हैं। उसमें सबसे ज़्यादा तनाव, जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है या उसके घटित होने की संभावना है जिसके कारण विचारों में और मन में दबाव आता है, वहाँ पर एक असमानता उत्पन्न होती है और उसके कारण फिर नींद डिस्टर्ब हो जाती है, नींद नहीं आती। इस तरह से इसकी शुरुआत होती है। फिर बार बार या कुछ लंबे समय तक वैसा होने से शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाता है नींद ना आने। तो एक तो ये समस्या होती है जिससे अनिद्रा की स्थिति उत्पन्न होती, फिर उससे ढेर सारी बीमारियां उत्पन्न होती। अनिद्रा से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या और उस तरह की जो साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं उन सब का उत्पन्न होना बहुत स्वाभाविक है। बौद्धिक क्षमता का ह्रास होना, ये एक उसका प्रमुख परिणाम होता है अनिद्रा का। दूसरा, अनिद्रा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अनिद्रा के बाद नींद से डिस्टर्ब हुआ एक बायोलॉजिकल क्लॉक है उन लोगों का जो रात में काम करते हैं, चाहे वो विद्यार्थी हों या कुछ ऐसा उनका कार्य है जिसमें उन्हें रात को ड्यूटी करनी पड़ती है, या स्वभाववश रात में कुछ वो करते रहते, उस काम को दिन में भी कर सकते हैं लेकिन आदत बन गई कि भाई हम रात में करेंगे, और वो 2 बजे तक 3 बजे तक करते रहते हैं। फिर 3 बजे से नींद तो पूरी लेते हैं 6 घंटे, लेकिन 3 बजे से फिर 10 बजे तक, 11 बजे तक ऐसे सोते हैं। तो यद्यपि यह इसे इंसोम्निया तो हम नहीं कह सकते, निद्रा तो नहीं कह सकते, लेकिन यह भी असामान्य अवस्था है और इस तरह की लाइफ स्टाइल से या आदत से भी ढेर सारी बीमारियां होती हैं जो शरीर के लिए स्वाभाविक रूप से ठीक नहीं है। क्योंकि हम यहाँ बात अनिद्रा की करेंगे, अनिद्रा से संबंधित आज अभ्यास सीखेंगे जिससे उसमें मदद मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ हम ऐसे लोगों को आगाह करना चाहते हैं। इसमें विद्यार्थी वर्ग ज़्यादा आता है, खासकर इस समय जो आधुनिक ढंग की पढ़ाई चलती है उसमें जितने अच्छे स्कॉलर हैं जो लंबे लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं या जो किसी कॉम्पिटिशन्स की या सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स में ज़्यादातर देखा गया है कि इनके जो पढ़ने की टाइमिंग होती है वो रात के 10-11 से शुरू करते हैं और फिर 2-3-4 ऐसे पढ़ते हैं और फिर उसके बाद सोते हैं। तो शुरू में तो उन्हें अनिद्रा की दिक्कत नहीं होती है, लेकिन शरीर पर उसका दुष्प्रभाव शुरू हो जाता है और जो 10-15 साल, 5-7 साल जैसी जिसकी क्षमता है उसके आधार पर उसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू होते हैं। पेट खराब होना ऐसे लोगों का पहला चिन्ह है। पेट खराब होगा, पाचन तंत्र डिस्टर्ब होगा और उसके बाद फिर दूसरी विसंगतियाँ आएंगी। तो अनिद्रा के साथ साथ मेरा ऐसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइफ स्टाइल को भी ठीक करें। पढ़ने का जो सबसे अच्छा टाइम है जिसमें
मस्तिष्क की ग्रहणशीलता बहुत अच्छी होती है, मस्तिष्क चीज़ों को आसानी से इनटेक करता है, वो समय है 4 बजे से सूर्यास्त के 1 घंटे 2 घंटे बाद तक। ये सबसे पीक समय है। आप जल्दी सोएं, रात का भोजन हल्का लें, तो अपने आप आपकी नींद जो है 4 बजे तक खुल जाएगी और उसके बाद फ्रेश होकर के पढ़ने बैठ जाइए। तो सबसे उपयुक्त समय, चाहे पढ़ाई का समय हो, चाहे ध्यान का समय हो, चाहे साधना का समय हो, चाहे आपको अपने डे टू डे लाइफ़ या ऑफ़िशियल लाइफ़ जो आपकी नौकरी है उससे संबंधित आपको कुछ चिंतन करना हो, कुछ नए रास्ते निकालने हों, कुछ नई चीज़ जनरेट करना हो, तो सबसे ज़्यादा चिंतन करने का या यूनिवर्स में जो भी ज्ञान है उसको इनटेक करने का सबसे उपयुक्त समय जो है वह ब्रह्म मुहूर्त का है। और ब्रह्म मुहूर्त के बारे में ढेर सारे ऋषियों ने, योगियों ने जो उसका समय बताया है, वो सूर्योदय से 2 घंटे पहले का समय, 2 घंटे पहले से सूर्योदय का जो समय है, ये सबसे पीक समय माना जाता है। और सूर्योदय के 1 घंटे से 2 घंटे बाद तक भी उसको उसमें करते हैं, लेकिन उसका नंबर दूसरे स्थान पर आता है। तो एक तरह से मोटा-मोटा कहें तो सूर्योदय के 2 घंटे पहले से सूर्योदय के 1 घंटे बाद का ये 3 घंटे का मोटा-मोटा जो समय है, ये सबसे ज़्यादा मस्तिष्क की क्रियाशील रहने का समय है। तो इस समय आप कोई भी बौद्धिक कार्य करें, सबसे अच्छा होगा। और सोने के लिए जो समय है, वो 10 बजे से लेकर के 4 बजे, ये सबसे उपयुक्त समय है। इस समय की ली गई नींद शरीर को अच्छे से रिपेयर करती है, शरीर को तैयार करती है। हाँ, एक चीज़ यहाँ और आवश्यक है, नींद हमारे जो हम भोजन इनटेक करते हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नींद में होता क्या है, नींद में जो हम कार्य करते हैं, तो कार्य करने में जितना भी फिज़िकल वर्क है खासकर और मेंटल वर्क में भी, तो दोनों में जो हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड फिज़िकल वर्क करने वालों के लिए उसमें मेन है। लेकिन ढेर सारी टॉक्सिसिटी और ख़ासकर कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्पन्न होती है और वो बॉडी में रहती है, ऑक्सीजन उतना ज़्यादा नहीं इनटेक हो पाती है। तो नींद की अवस्था में चूँकि हमें एनर्जी की सबसे कम आवश्यकता होती है नींद में और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होती है नींद में। अब देखिए, कोई व्यक्ति सो रहा हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, यंग हो, आप देखिए उसकी ब्रेथ कितनी लंबी होती है। सामान्य दशा में नॉर्मल ब्रीथिंग में उतनी ब्रेथ लंबी नहीं होती। दूसरा नंबर, आप ब्रेथ उसके कम होंगे। सबसे कम किसी भी व्यक्ति के नंबर ऑफ ब्रेथ नींद में होते हैं। और नींद में भी अगर उस समय वो सपना देख रहा है, सपना कोई अच्छा है, प्रसन्नता देने वाला सपना है, तो और नंबर ऑफ ब्रेथ कम हो जाएगी। हाँ, वो बात अलग है अगर वो नींद में डर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ दिख रहा है इसमें उसका हार्ट रेट बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ ब्रेथ बढ़ जाएगा। लेकिन एक मोटा-मोटा ये है कि उस समय हम ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में इनटेक करते हैं और उतना यूज़ होता नहीं है, आवश्यकता नहीं होती है, तो CO2 अच्छे से पास होती है और हमारी सारी सेल्स जो हैं बॉडी की, वो चार्ज हो जाती हैं। तो एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हम फुलफ़िल करते हैं नींद में, इसलिए नींद हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको सही समय से लें और पर्याप्त मात्रा में। और तीसरी एक स्टेज फिर आती है नींद से जुड़ी हुई कि हमें नींद भी आ रही है, नींद समय से आ रही है, वर्क प्रेशर के कारण हम नींद नहीं लेते हैं। तो ये कभी-कभार के लिए तो ठीक है, चलिए कभी कोई काम पीक पे आया, कोई इमरजेंसी काम आ गया। लेकिन इसे हमें रोज़ का हिस्सा ना बनाएँ। अगर हम लगातार इसको करते रहेंगे, तो फिर हम या तो अनिद्रा के शिकार होंगे और या फिर नींद कम लेने के कारण जो रोग होते हैं, जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, वो चीज़ें होंगी। तो 3 स्थितियों को मैंने नींद से जुड़ी हुई स्पष्ट किया। एक तो नींद ना आना, दूसरा नींद आती है लेकिन समय से ना लेना, उसको नींद का जो समय नहीं है, उस समय लेना, वो कोई भी समय हो सकता है। ख़ासकर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सोने के लिए सबसे खतरनाक बताया गया है। शाम का जो सूर्यास्त का समय है और सुबह जो सूर्योदय का समय है, इस समय नींद लेना हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। और तीसरी स्थिति मैंने बताई कि नींद भी हमें आ रही है, हमें नींद की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास हमारी वर्क का प्रेशर या आदत, दोनों के कारण हम ज़बरदस्ती काम करते हैं और नींद को नहीं लेते हैं, किसी भी समय नींद को नहीं लेते, जितना लेना चाहिए। 5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे ऐसे करके काम चलाते हैं। तो ऐसे तीनों स्थितियों को नहीं करना चाहिए, इससे हमारा हेल्थ सीधे तौर पे प्रभावित होता है। अब हम कुछ अभ्यास करेंगे नींद के लिए या अनिद्रा को ख़त्म करने के लिए, नींद को लाने के लिए। उसमें
चूँकि इतनी जो चर्चा हुई, इस पूरी चर्चा का जो आउटपुट है वो यही है कि जिनको नींद ना आने की समस्या होती है, वो उत्पन्न होती है मन से ही। ये मन से जुड़ी हुई समस्या है, विचारों से जुड़ी हुई समस्या है। जब कोई उस तरह के विचार जो हमारे मन पर हावी हो जाते हैं, मन को असहज कर देते हैं, मन को असामान्य कर देते हैं, उसकी चंचलता बढ़ा देते हैं, तो हम अनिद्रा के रोगी। और एक बार ये हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक में आ जाए, सिस्टम में आ जाए, तो फिर हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चलने लगे, तब भी नींद नहीं आती, एक बार आदत पड़ने के बाद। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है और फिर उसके लिए अगर हम दवाएँ लेते हैं, तो यद्यपि मुझे कोई अधिकार नहीं है और ना मेरे पास इतनी ज़्यादा जानकारी है आधुनिक चिकित्सा पद्धति के बारे में कि क्या दवाएँ होती हैं, लेकिन सामान्यतः जो सिम्पटम के तौर पे पाया जाता है, वो यही होता है कि जो भी नींद की दवाएँ हम लेते हैं नींद के लिए, वो फिर हमें आदत का शिकार तो बनाती ही बनाती हैं, हमारे मस्तिष्क को वो निष्क्रिय करना शुरू कर देती हैं और उससे फिर हमारी बौद्धिक क्षमता का ह्रास शुरू हो जाता है। नींद की जितनी भी दवाएँ हैं, क्योंकि वो हमें सुस्ती लाती हैं, मन की क्रियाशीलता कम कर देती हैं और हम सो जाते हैं। और ऐसी नींद की दवा से वह फ्रेशनेस कभी नहीं आती है, जो एक स्वाभाविक नींद से आती है। तो ये सारी सभी स्थितियों को मैंने यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया। अब हम कुछ अभ्यास करेंगे, इसमें अभ्यास वही ज़्यादा लाभकारी होंगे या प्रमुखता वह अभ्यास होंगे प्रमुख रूप में सेंटर में जो श्वास से जुड़े हुए अभ्यास, प्राणायाम। आज हम जो करेंगे वो एक थोड़ा भाग रहेगा आसन का, उसमें सूर्य नमस्कार और कुछ स्ट्रेचिंग का भाग होगा। मुख्य रूप से फोकस रहेगा प्राणायाम का और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास रहेगा, जो अब तक के किसी सेशन में नहीं हुआ है, उसका नाम है योग निद्रा। योग निद्रा इसका मेन अभ्यास होगा और प्राणायाम इसका मेन अभ्यास होगा। आसन इसका सेकेंडरी होगा। आसन की बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं है, सहयोगी के रूप में है, क्योंकि आसन करने से प्राणायाम का प्रभाव ज़्यादा होगा और प्राणायाम करने से हमारा मन योग निद्रा के लिए तैयार है। अब आइए अभ्यास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैरों को सीधा करके थोड़ा सा मूवमेंट कर लें और फिर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। शरीर को गर्म करने के लिए आज हम अभ्यास संक्षिप्त में करेंगे और कॉमन रूप से करेंगे। इसके पहले उन अभ्यासों को फोकस करके किया जाता था, जॉइंट मूवमेंट के अभ्यास को फोकस किया गया, लेकिन जो भी इसके पहले के शेड्यूल थे बीमारियों के, उनमें उनकी आवश्यकता थी। यहाँ पे हम सरल रूप से जॉइंट का मूवमेंट करेंगे। शरीर को ढीला करके हील्स को धीरे धीरे अप डाउन करें। शरीर को जितना ढीला कर सकते हैं ढीला कर दें और अल्टरनेट अदल बदल के एक एक एड़ी को ऊपर नीचे करें, पंजे ग्राउंड पर। तो इससे क्या होगा, लगभग कमर तक का, बल्कि रिब्स, आधी रिब्स तक का भाग हमारा मूवमेंट कर रहा है। और जितने जॉइंट हैं, टोस यानी उंगलियों, पैर की उंगलियों की जो जोड़ है, टखने का जो जोड़ है, घुटने का जो जोड़ है और हिप जॉइंट का जोड़, इतने जोड़ हमारे इसमें स्वाभाविक रूप से मूव कर रहे हैं और वो उस सर्किल में मूव कर रहे हैं जो उनका स्वाभाविक मूवमेंट। इसको 20-25 बार 30 बार कर लिया, 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट, तो हमारा कमर से नीचे का हिस्सा आसन को करने के लिए रेडी हो गया। थोड़ा मसल्स भी हीट हो गई और उनका मूवमेंट भी थोड़ा फ्री हो गया। अब इसके बाद हाथों को अप डाउन कर लेंगे, हाथों वाली हाथों। अब इसके बाद हाथों को ऊपर नीचे करेंगे, सांस भरते हुए अप, सांस निकालते हुए डाउन। हथेली बाहर, सीधा सीधा हाथ उठाएं, हथेली को बाहर करें। जोर से उठाएं, आराम से लाएं और हाथ थाई से ना लगे। रिलैक्स। अब हाथ का मूवमेंट जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे, लेकिन उसमें उसके साथ हील्स को भी अप करेंगे। तो जब हाथ ऊपर जाएं उसी समय हम हील्स को भी अप करें और हाथ नीचे आएँ तो हील्स को भी डाउन करके ग्राउंड पर लाएं। इनहेल एक्सहेल का क्रम वही रहेगा। स्टार्ट करेंगे।
रिलैक्स। जी हाँ, आगे ही रहेंगे सर, आगे ही रहिए सर, आगे ही रहिए। अब कटी सत्विकासक क्रिया करेंगे, पैरों में गैप करें, दोनों हाथ सामने। एक्सहेल करते हुए हमें ट्विस्टिंग करना है, जितना संभव उतना पीछे घूम जाना है, और इनहेल करते हुए इसी पॉइंट पर आना है। फिर इसी तरह से दूसरी ओर एक्सहेल करते हुए जाएंगे, इनहेल करते हुए जाएंगे। अपने राइट से शुरू करेंगे। इस अभ्यास से हम कमर को मूव कर रहे हैं, कमर को रोटेट कर रहे हैं। जो भी अभ्यास कर रहे हैं, अगर हम उसे अनिद्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारे अभ्यास में हमें फोकस ब्रेथ पे करना है। जहां भरना वहां पूरा भरिए, जहां निकालना वहां पूरा निकालिए। कोई भी अभ्यास आप करिए, ब्रेथ को फोकस करके करिए, अनिद्रा में ला दीजिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा योगदान श्वास से जुड़ी हुई क्रियाओं का है। यह अभ्यास एक्सेल को फोकस करता है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा श्वास बाहर करनी है। रिलैक्स। इस तरह से हमने तीन अभ्यास किए, लेकिन तीन अभ्यास से ही हमारे शरीर के सभी जोड़ एक्टिव हो गए, सारी मसल्स थोड़ा वार्म अप हो गई, हीट हो गई, और हमारा शरीर आसन के लिए तैयार हो। पैर का, कमर का, हाथ का, गर्दन का सारा अभ्यास हो गया। आसन शुरू करेंगे। पहला आसन करेंगे ताड़ासन। दोनों पैरों को मिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा श्वास भरेंगे और बॉडी को किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग यहाँ तक रहेगी। अब यहाँ से श्वास भरते हुए पूरा खींचिए, बिल्कुल बॉडी को ऊपर खींचिए, और खींचिए, और खींचिए, और खींचिए, श्वास भर के रोक लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिपीट करेंगे सेकंड टाइम इसी आसन को। यहीं से सांस भरते हुए पूरा खींचिए और रोक लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अगला आसन करेंगे ऊर्ध्व हस्तोत्थानासन। ऊर्ध्व हस्तोत्थानासन में साइड बेंडिंग होगी, दोनों पैर मिले रहेंगे। पैर फैला के जब करते हैं तो त्रियक ताड़ासन हो जाता है, पैर मिला के करते हैं तो ऊर्ध्व हस्तोत्थान। दोनों पैर मिले हुए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचें, श्वास निकालते हुए इस बॉडी को साइड बेंड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाथ सीधा करें कोहनी से। 14 बिल्कुल हाथ सीधा। 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। इस पूरे अभ्यास में हाथ को कोहनी से नहीं मोड़ना है। तो हाथ ऊपर को जब सीधा कर लिया, फिर साइड बेंडिंग में बॉडी कमर से बेंड होगी, एल्बो स्ट्रेट रहेगी। पुनः दूसरी तरफ करेंगे, श्वास भरते हुए पूरा हाथ सीधा कर लें, बिल्कुल दोनों बाह कान से लग जाए। अब साइड बेंडिंग में एल्बो बेंडिंग बिल्कुल नहीं, कमर से जितना झुक सकते हैं झुकें, सिर दोनों हाथों के बीच में रहेगा। ध्यान नहीं देंगे तो एक बाह लगी रहेगी और एक बाह में गैप होगा, तो सिर पूरी तरह से दोनों हाथों के बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। वापस आ जाएंगे, त्रिकोण आसन करेंगे। दोनों पैरों के बीच में गैप कर लें, टर्न हो जाएंगे। दोनों पैरों के बीच में गैप। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं
और अपनी बाएं पैर को सीधा कर दें और श्वास निकालते हुए झुकें। घुटने बिल्कुल सीधे, नी बेंडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऊपर को देखेंगे, ऊपर वाले हाथ को, हाथ सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसी प्रकार दूसरी ओर श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास निकालते हुए साइड बेंडिंग। घुटने बिल्कुल सीधे, नी बेंडिंग बिल्कुल नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वृक्षासन। वृक्षासन कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। तो इसमें हमारा मन स्वतः बॉडी पर कंसंट्रेट करेगा, और अगर ऐसा नहीं हो सकेगा तो हम बैलेंस नहीं बना पाएंगे। तो ये कंसंट्रेट करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। दोनों पैर मिला करके खड़े हों सीधे, बाएं पैर को उठाकर उसके तलवे को दाएं पैर की थाई से बिल्कुल चिपका दें। बॉडी को सीधा कर लें, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में ऊपर मिला करके ऊपर को खींचें, श्वास भरें और रोक लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जैसे गए थे उसी तरह से वापस। अब हम इसी अभ्यास को दूसरी ओर से करेंगे, दूसरे पैर से। पहले पैर को सेट करके पोजीशन बनाएं, दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, नमस्कार की मुद्रा में मिला के बॉडी को सीधा करें, श्वास भरें, एल्बो से हाथ स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सूर्य नमस्कार। अब इसके बाद सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार चूँकि हमारे सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन सिस्टम की जो ग्लैंड्स हैं, अंतःस्रावी तंत्र की जो ग्रंथियाँ, वह सूर्य नमस्कार के अभ्यास से प्रभावित होती, सभी ग्रंथियाँ प्रभावित होती। तो यह अनिद्रा में इसलिए उपयोगी है क्योंकि अनिद्रा में एंडोक्राइन सिस्टम से स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसको रेगुलेट करने में, नॉर्मल अवस्था में लाने में सूर्य नमस्कार उपयोगी अभ्यास है। इसीलिए अनिद्रा की अवस्था में इसका अभ्यास किया जाता है। अभ्यास प्रारंभ करेंगे। 1 सामान्य श्वास, 2 श्वास भरते हुए, 3 श्वास निकालते हुए, 4 श्वास भरते हुए सिर ऊपर उठा लें, 5 श्वास निकालते हुए एड़ी दोनों जमीन पर लगाएं, 6 इनहेल एक्सहेल दोनों, 7 इनहेल, 8 9 इनहेल, 10 एक्सहेल, 11 इनहेल, 12 एक्सहेल। इसी का सेकंड पार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरा राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तीसरा राउंड। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12. Second part of third down. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Fourth round. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Fifth round. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. रिलैक्स। अब आराम से बैठ जाएंगे। या पीठ के बल शवासन में लेट जाएं, थोड़ा सा ब्रेथ नॉर्मल जल्दी हो जाएगी। शवासन में लेटें, दोनों पैरों में गैप कर लें, दोनों हाथ की हथेली आकाश की ओर, शरीर को ढीला छोड़ दें। किए गए सूर्य नमस्कार के अभ्यास से जो श्वास असामान्य हुई उसे सामान्य हो जाने दें। अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पर करें और शरीर का जो अंग जिधर जाता है जाने दें, उस पर कोई कंट्रोल ना करें। आप देखेंगे बहुत तीव्र गति से श्वास सामान्य हो रही है। सामान्य हो जाने दें। जब श्वास सामान्य हो जाए तो कपालभाति के लिए फिर बाएं करवट से होकर उठकर बैठें। आगे का अभ्यास अब प्राणायाम से जुड़े हुए होंगे, श्वास से जुड़े हुए होंगे। बाएं करवट से होकर उठकर बैठ जाएं। पहला अभ्यास कपालभाति करेंगे। यहाँ से काउंटिंग हम प्ले कर रहे हैं। हर नंबर से फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे। कपालभाति 1 2 3 4 5 6 7। गले से कोई प्रेशर नहीं कपालभाति करते समय। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हर नंबर पे फोर्स के साथ सांस को बाहर फेंकते रहें। 12 13 उस समय अपने आप पेट अंदर जाएगा, लेकिन सारा ध्यान सांस को बाहर करने पर। 17 18 19 60। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80। 1 2 इनहेल नहीं करेंगे। 3 4
केवल एक्सहेल करते हैं। कपालभाति में इनहेल नहीं करते। इनहेल पैसिव होता है, अपने आप जो होना है हो जाएगा। ना इनहेल की कोई आवाज आती है, एक्सहेल की पूरी आवाज। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 100। पूरी सांस भरें, इमीडिएट पूरी सांस निकाल करके उद्यान बंद। पूरी सांस भर के सांस इमीडिएट बाहर करें और बाहर करके चिन को लॉक करें, पेट को पूरी ताकत से अंदर खींच करके होल्ड करें। रिलैक्स। कपालभाति अभ्यास, जैसा कि नाम से ही ये पता चल रहा है, कपाल माने होता है मस्तिष्क का ये जो अगला हिस्सा है, और भाति का अर्थ होता है धोना, चमकाना या साफ करना। कपालभाति का जो शाब्दिक अर्थ है मस्तिष्क के अग्रभाग को, कपाल को शुद्ध करने वाला अभ्यास, उसे चमकाने वाला अभ्यास। इसलिए यह साइकोसोमैटिक जितनी बीमारियां होती हैं, तनाव, डिप्रेशन के कारण उत्पन्न जितनी बीमारियां हैं, उन सब में कपालभाति उपयोगी है, लाभकारी। अनिद्रा में यह अभ्यास मुख्य रूप से उपयोगी है। लेकिन इसके साथ शर्त यह है कि जिसको इस हिस्से में कोई समस्या हो, कोई घाव हो, आमाशय में, आंतों में, लीवर में, स्प्लीन में, पैंक्रियाज में या लोअर पार्ट एब्डोमेन के लोअर हिस्से में, कोई ऐसी बीमारी जिसमें इन हिस्सों में घाव हो, इंजरी हो, तब कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इन अंगों में कोई इंजरी नहीं है, ये अंग फाइब्रेटिक हैं, फैटी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, तब कपालभाति फायदा करेगा। इस कपालभाति को मैंने यहाँ पर 100 बार कराया, लेकिन इसे आवश्यकता अनुसार ज़्यादा किया जा सकता है, क्योंकि 100 अगर अनिद्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 100 की मात्रा कम है। कम से कम 200-300 बार इसका अभ्यास किया जाए तो उसके बाद नींद में मदद मिलेगी और सिर में हल्कापन तुरंत फील होगा। उसके बाद उद्यान बंद। उद्यान बंद हम ज़्यादा से ज़्यादा सांस को बाहर निकाल करके उस अवस्था को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं, तो टॉक्सिसिटी इससे पास आउट होगी। एक बार और करेंगे उद्यान बंद का अभ्यास। भरें पूरी सांस बाहर, ज़्यादा से ज़्यादा सांस बाहर। बाहर करने के बाद चिन लॉक करें, पेट को अंदर खींचें और खींच करके होल्ड कर लें। जितनी देर आप बिना सांस के रह सकते हैं उतनी देर पेट को अंदर खींच करके रोके रहें। जब सांस रोकना मुश्किल हो जाए तो पहले उदर को ढीला करेंगे, फिर सिर को सीधा करेंगे और उसके बाद ब्रेथ को फ्री करेंगे। तो इस प्रकार उद्यान बंद, ये अब जो अभ्यास कपालभाति शुरू हुए हैं, ये सारे अभ्यास क्रमशः एक के बाद एक ज़्यादा प्रभावशाली और मुख्य रूप से होंगे अनिद्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम कोई भी बीमारी हो सब में उपयोगी है, इसीलिए लगभग ये सारे सत्र में कराया गया है। अनिद्रा में भी, क्योंकि अनिद्रा की स्थिति आएगी तो उसमें मस्तिष्क में या विचारों के लेवल पे असंतुलन ही होगा, और अनुलोम विलोम मस्तिष्क को संतुलित करता है। इसमें जितनी बार हम सांस बाईं नासिका या चंद्र नाड़ी से लेते हैं उतनी बार ही सूर्य नाड़ी से लेते हैं, जितनी बार सूर्य नाड़ी से निकालते हैं उतनी बार ही चंद्र नाड़ी से निकालते हैं। अमाउंट, पीरियड ऑफ सेंसेशन, पीरियड ऑफ इनहेलेशन या एक्सहेलेशन, ये सब कुछ सेम हो जाता है, जिसके कारण हमारा मस्तिष्क संतुलित अवस्था में जाता है। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास लगभग सभी बीमारियों में उपयोगी है और हेल्थ को मेंटेन रखने में। अब अनुलोम विलोम प्रारंभ करेंगे काउंटिंग के साथ। 1, पोजीशन बना लें, 2, लेफ्ट से इनहेल स्टार्ट करें, 4, दोनों बंद करके होल्ड करें। 4, 4, उल्टी गिनती में राइट से निकालें, 2, 1, राइट से ही भरेंगे सीधी गिनती में। 2, 3, 4, दोनों बंद करके होल्ड करें, 4, 4, लेफ्ट से निकालें, 4, 3, 2, 1, फिर इसी से भरें, 1, 2, 3, 4, 4, रोकें, 4, 4, 4, 4, 3, राइट से निकालें। 2,
1 अब काउंटिंग पे ध्यान करके इसको कंटिन्यू रखें। 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 रिलैक्स। हाथों को नीचे कर लें, जो हाथ ऊपर था उसको भी, और अभ्यास के प्रभाव को अनुभव करें। अब इसके बाद अगला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम होगा। हम जितने भी प्राणायाम करेंगे उसमें अनिद्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 पे भस्त्रिका प्राणायाम उपयोगी है, नंबर 2 पे कपालभाति, उसके बाद फिर भ्रामरी, उज्जयी, अनुलोम विलोम, ये सब उसमें मदद करते हैं। तो अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रखें,
भस्त्रिका को 3 तरह से करेंगे, चंद्र भस्त्रिका, सूर्य भस्त्रिका और फिर दोनों नासिकाओं से। और फिर दाहिने हाथ को प्रणव मुद्रा उसी तरह से अनुलोम विलोम की तरह से बनाएं। राइट नासिका को थंब से बंद कर लें। लेफ्ट से इनहेल और एक्सहेल दोनों एक लय में करेंगे। यहाँ पर इनहेल एक्सहेल पहली शर्त है कि इनहेल एक्सहेल इक्वल चलेगा, बराबर चलेगा। नंबर 2, इस दौरान पेट का मूवमेंट ना हो, बॉडी का मूवमेंट ना हो, बॉडी स्थिर रहे, सहज रहे लेकिन स्थिर रहे। स्पीड शुरू में धीमा रखें। फिर अगर किसी को हृदय रोग की समस्या नहीं है और उच्च रक्तचाप की समस्या नहीं हो तो वो धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाए। लेकिन अगर किसी को ये दोनों समस्याएं हैं, उच्च रक्तचाप और हाई बीपी, तो ऐसे लोग इस अभ्यास में स्पीड को ध्यान में रखें, ज़्यादा तेज ना करें, धीमा धीमा करें। बाकी लोग थोड़ा फास्ट करें। हाथ को नीचे कर लें, शांत होकर बैठें। अभ्यास के प्रभाव कौन होता है? अब सूर्य भस्त्रिका, दाहिने हाथ को उसी तरह प्रणव मुद्रा बनाएं और दाहिने हाथ की जो रिंग फिंगर है उससे लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कर लें। अब यही क्रिया राइट से होगी, इनहेल और एक्सहेल दोनों बराबर।
रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे कर लें और बिल्कुल शांत होकर बैठें। इस अभ्यास में बॉडी में बहुत तीव्र प्राण प्रवाह हो जाता है। तो अगर शरीर के किसी हिस्से में खिंचाव, तनाव या बर्निंग या वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो उसे आप हिला डुला के रिलैक्स कर सकते हैं या पीठ के बल थोड़ी देर के लिए लेट भी सकते हैं। इससे जो प्रवाह है ऊर्जा का वो स्वाभाविक हो जाएगा, उसको मार्ग मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। अब दोनों हाथ इस प्रकार ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रखें दोनों, और यही अभ्यास इसी तरह से श्वास की क्रिया दोनों नासिकाओं से करेंगे। इन तीनों क्रम में, जो लेफ्ट से किया, फिर राइट से किया, फिर दोनों से किया, इन तीनों क्रमों में उच्च रक्तचाप के रोगी को विशेष ध्यान देना है, उसको फास्ट नहीं करना है। हृदय रोगी को फास्ट नहीं करना है, या किसी को कोई ऐसी बीमारी है, मिर्गी, दौड़ा इत्यादि, जिसमें उसे बेहोश हो जाता है, चक्कर आ जाता है, उसे भी तेज नहीं करना चाहिए। बाकी स्वस्थ लोग इसको कर सकते हैं। लंग्स से कोई बीमारी जिसमें लंग्स इंजर्ड हों, जैसे फेफड़े की टीबी इत्यादि, जिसमें मुँह से खून वून आने लगता है, इस तरह की स्थितियों में भी इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए, क्योंकि लंग्स बहुत तेज़ी से फूलता भी सकता है। तो अगर उसमें इंजरी है, घाव है किसी भी कारण से, वो दिक्कत और बढ़ जाएगी। दोनों नाश्तों में से मेंटेन करें स्पीड। रिलैक्स होते हैं, बिल्कुल शांत हो जाइए। बिल्कुल शांत होकर के इस प्राणायाम के प्रभाव को अनुभव करिए। बहुत ही अद्भुत स्थिति है शरीर की। बहुत ही तीव्र है ऊर्जा का प्रवाह बॉडी में। भ्रामरी 5 बार सभी लोग से एक साथ।
ब्राह्मणी प्राणायाम के बाद सभी लोग पीठ के बल लेट जाएंगे शवासन में। अंतिम अभ्यास इस सत्र का योग निद्रा। शवासन में लेटें, पैरों में गैप करें, दोनों हाथ शरीर से लगभग 6 इंच की दूरी पर दोनों हाथ की हथेली आकाश की ओर और दोनों पैर खुले हुए। शरीर के किसी भी हिस्से में अगर खिंचाव तनाव हो तो उसे हिला डुला के रिलैक्स कर लें। अब योग निद्रा का अभ्यास स्टार्ट होगा। शरीर की इस समय 100 आसन की स्थिति हो चुकी है। अब जैसा निर्देश दिया जाए, जैसा इंस्ट्रक्शंस मिले, वैसा ही अपने आप को सोचना है। पूरी तरह से हमारे निर्देशों के अनुसार अपनी मन स्थिति बनानी है। आंखें बंद, श्वास सामान्य। ध्यान श्वास पर। शरीर को शिथिल होने दें, शरीर के एक एक हिस्से को शिथिल होने दें। सबसे पहले पैरों को शिथिल करें। दाहिने पैर के अंगूठे से प्रारंभ करें। हमारे दाहिने पैर का अंगूठा बिल्कुल शांत, शिथिल। दाहिना टखना उसको ढीला करें, शिथिल करें। दाहिने पैर की एड़ी, काफ मसल्स, घुटना, हिप जॉइंट और थाई। इस प्रकार हमारे दाहिने पैर के एक एक हिस्से को शिथिल होता हुआ अनुभव करें। हमारा दाहिना पैर और उसका एक एक हिस्सा पूरी तरह से शांत। शिथिल, निष्प्राण। अब इसी प्रकार बाएं पैर के एक एक हिस्से को शिथिल करें। बाएं पैर की एक एक करके सभी उंगलियां, तलवा, एड़ी, काफ मसल्स और हिप जॉइंट, इस प्रकार बाएं पैर का एक एक हिस्सा पूरी तरह से बिल्कुल शांत, शिथिल, निष्प्राण। अब दोनों हाथों को शिथिल करें। सबसे पहले दाहिना हाथ, इसका एक एक हिस्सा, सभी उंगलियां, कलाई, कोहनी, शोल्डर, यह संपूर्ण भाग पूरी तरह से बिल्कुल शांत। इसी प्रकार बायां हाथ, एक एक करके इसकी सभी उंगलियां, कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगुष्ठ, यह सभी पूरी तरह से शिथिल होती हुई। कलाई, कोहनी, बांह की सभी मांसपेशियां और बायां कंधा। अब थ्रोट और उसके ऊपर का भाग, चेहरे की संपूर्ण मांसपेशियां, दोनों चक्षु और हमारा संपूर्ण शरीर बिल्कुल शांत, शिथिल, निष्प्राण। हमारा संपूर्ण शरीर बिल्कुल शांत,
शिथिल, निष्प्राण। अनुभव करें, मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है। मेरा शरीर शव की भांत हो चुका है, डेड हो चुका है, और मैं शरीर से बाहर निकल चुका हूँ। अपने अस्तित्व को शरीर से बाहर अनुभव करें, और यह भौतिक शरीर, पंच तत्वों से बना हुआ भौतिक शरीर डेड है, निष्प्राण है, निर्जीव है, क्योंकि मेरा अस्तित्व प्रकाश के रूप में, चेतना के रूप में मेरा अस्तित्व शरीर के बाहर है। इसलिए यह शरीर डेड है, शव की भांत है। अब अपने डेड शरीर को देखें दूर से खड़े होकर। इस डेड शरीर से लगभग 5 मीटर की दूरी पर खड़े हों और वहीं से इस शरीर को देखें। शरीर के एक एक हिस्से को देखें। दाहिने पैर का अंगूठा देखें। अंगूठे के बगल वाली क्रमशः उंगली एक एक करके चारों। दाहिने पैर का तलवा देखें। दाहिने पैर की एड़ी देखें, काफ मसल्स, दाहिना घुटना, दाहिना हिप जॉइंट। इसी प्रकार बाएं पैर के एक एक हिस्से को देखें। दाहिने हाथ के एक एक हिस्से को देखें। दाहिनी हथेली को देखें, हथेली पे बनी हुई रेखाओं को देखें। बाएं हाथ का एक एक हिस्सा, कंधे तक का भाग। अपने धड़ को देखें, धड़ के एक एक हिस्से को देखें। नाभि के आसपास के हिस्से को देखें। अब अपने चेहरे को देखें, हमारे चेहरे की संरचना कैसी है। अपनी नासिका, दोनों चक्षु, फोरहेड, चेहरे की मांसपेशियां। अपने बालों को देखें, सिर के बालों की स्टाइल को देखें, और इस प्रकार संपूर्ण शरीर को देखें, सिर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सिर तक संपूर्ण शरीर को देखें। हमारा संपूर्ण शरीर बिल्कुल शांत, शिथिल, निष्प्राण। मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है। मैं इस भौतिक शरीर से सर्वथा पृथक अपने सूक्ष्म शरीर में, इसलिए मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, जिससे चाहूँ उससे मिल सकता हूँ। अब आपका जो सबसे प्रिय व्यक्ति हो, जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, उसके पास चलिए। देखिए वो जहाँ पर है वहाँ पर पहुँचिए, और देखिए वो आपको देखकर कितना खुश हो जाता है। उससे गले मिलिए, उससे बातचीत करिए, उसे प्यार दीजिए, और मिलने का जो आनंद होता है उसे लीजिए। आपका शरीर का एक एक भाग पुलकित हो रहा है उससे मिलकर। शरीर में अच्छे हार्मोन्स का श्रावण हो रहा है उससे मिलकर। प्रसन्नता, अति प्रसन्नता, उसको अनुभव करिए। उसको देखिए ध्यान से। उसकी हाइट क्या है, उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, उसको देखिए। किस डिजाइन के कपड़े हैं, किस कलर के हैं, उन कपड़ों की तारीफ करिए। कपड़ों की तारीफ करिए, उसकी कुशल क्षेम पूछिए। अब वहां से प्रस्थान करिए। खुले आकाश के नीचे आइए कहीं पर भी, और अपने आप को ऊपर आकाश में उड़ता हुआ अनुभव करिए, उठता हुआ। धीरे धीरे आपकी हाइट 1 मंजिल के बराबर, 2 मंजिल के बराबर, और आपको पूरा शहर दिखने लगा। वो पूरा शहर 3 मंजिल के बराबर, 4 मंजिल के बराबर, और धीरे धीरे आप काफ़ी हाइट में होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे आपकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आप बड़ा हिस्सा देख पा रहे हैं। धीरे धीरे आप पूरा शहर देखने लगे, पूरा प्रदेश देखने लगे, और धीरे धीरे आप पूरे पृथ्वी के बाहर आ गए। पूरी पृथ्वी को एक साथ देख रहे हैं, और आपका अस्तित्व अभी भी है। आपने शरीर छोड़ दिया, आपने ये पृथ्वी छोड़ दी, लेकिन इस यूनिवर्स में आपका अस्तित्व है।
और आप पृथ्वी को देख रहे हैं, पृथ्वी कैसे चक्कर लगा रही है, कैसे उसमें गति हो रही है। आप एक दृष्टि पूरे भूमंडल पर डालिए, अंतरिक्ष पर डालिए पूरी दृष्टि, और सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, शनि, मंगल, शुक्र, सारे ग्रहों को एक साथ देखिए, कैसे कितनी तेजी से, द्रुत गति से नाच रहे हैं और एक दूसरे के आकर्षण में बंधे हुए हैं, जिसके कारण वो अपनी कक्षा में ही नाच रहे हैं। सबका अवलोकन करिए, कितना दिव्य दृष्टि। भगवान शिव का इस यूनिवर्स में दर्शन करिए, तांडव, उनका नृत्य, और उनके नृत्य से पूरी पृथ्वी में गति, पूरे अंतरिक्ष के सारे ग्रहों में गति, सारे ग्रह एक दूसरे से आकर्षित उस नृत्य के कारण, और आपका भी रोम रोम पुलकित होता हुआ उस नाद के कारण। अब धीरे धीरे अपने आप को समेटिए, पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान करिए। धीरे धीरे अपने आप को भूमि पे उतरता हुआ अनुभव करिए और सीधे उस भवन में आइए जहां पर आपने अपनी डेड बॉडी को छोड़ा था, और दूर से खड़े होकर उसको देखिए और अनुभव करिए, ये हमारे लिए वस्त्र से अधिक कुछ नहीं है। एक वस्त्र है और इस वस्त्र को धारण करने की एक लिमिटेशन है, एक टाइम पीरियड है, उसके बाद यह वस्त्र पहनने लायक नहीं रह जाएगा, लेकिन मेरा अस्तित्व सदैव रहेगा, मैं कभी नष्ट नहीं हो सकता। यह शरीर रूपी वस्त्र मेरी ऊर्जा से संचालित है, इसलिए मेरे में ऊर्जा इसमें संचालित होती रहेगी, तो यह जीवित रहेगा, यह क्रियाशील रहेगा, यह चैतन्यशील रहेगा, और यह मेरे काम का रहेगा। अब उस शरीर में प्रवेश करें। जैसे वस्त्र पहनते हैं तो जैसा वस्त्र पहनते हैं वैसे दिखने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार उस शरीर में प्रवेश करके आपका अस्तित्व उस शरीर जैसा हो गया। जैसे पांव थे, हाथ थे, चेहरा था, धड़ था, जो लंबाई थी, वैसे ही आपके अस्तित्व और आपका वो आइडेंटिफिकेशन हो गया, लेकिन वह टाइम बीइंग के लिए। अब अपनी ऊर्जा को शरीर के प्रत्येक भाग में फैलता हुआ अनुभव करें। शरीर का एक एक हिस्सा एक्टिव होता हुआ, शरीर के सभी अंगों में गति, एक जबरदस्त प्राण ऊर्जा का संचार पैरों में, हाथों में, सिर में, चेहरे पे। अभी आंख बंद रखेंगे, दोनों पैर मिला लें, पैरों में मूवमेंट कर लें और बॉडी को स्ट्रेच करें नीचे की ओर, निचले पैर, हाथ ऊपर की ओर थोड़ा टाइट करें और बाईं करवट से होकर उठकर बैठ जाएं। शांति पाठ। बाईं करवट से होकर उठकर बैठें और शांति पाठ करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियां रब करें, गर्म हथेलियों से चेहरे आँख की सिकाई करें, फिर आंखें खोलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।